वी वर डिस्कसिंग अबाउट द एनोरिज्म्स जिसमें हमने देखा था थोरेसिक एनोरिज्म्स और उसमें हम कैसे रिपेयर करते हैं कहाँ कहाँ से वो एनोरिज्म लोकेशन वाइज। और फिर हमने देखा था एओर्टिक एनोरिज्म हम स्टार्ट किए थे एब्डोमिनल वाला। और उसमें हमने देखा था कि किस तरह से पेशेंट जो है आपके पास प्रेजेंट कर सकता है एंटीरियर एनोरिज्म रप्चर की वजह से और पोस्टीरियर एनोरिज्म रप्चर की वजह से पेशेंट किस तरह से प्रेजेंट करेगा। एंटीरियर वाला तो वैसे ही जो है ना मर जाता है जल्दी क्योंकि उसकी इतनी ब्लीडिंग हो जाती है हाइपोवोलेमिक शॉक की वजह से पेशेंट गया। लेकिन अगर पोस्टीरियर एनोरिज्म रप्चर होता है तो उसको हम बचा सकते हैं, उसकी जान बचा सकते हैं। तो फिर हमने क्या किया था, उसकी अर्ली रिससिटेशन अर्ली रिकॉग्निशन करने के बाद की थी। और देन वी वर डिस्कसिंग अबाउट कि अब हम उनकी जल्दी जल्दी सर्जरी करनी है। तो एनोरिज्म रप्चर हो गया है, उसको हमने रिससिटेट कर दिया, लेकिन अब हमने सर्जरी करनी है। वो जो एनोरिज्म है उसको वहाँ से रिमूव करना है। ठीक हो गया। तो अब हम क्या करेंगे, उसके लिए हमारे पास दो प्रोसीजर्स होते हैं, ओपन रिपेयर होता है और एक दूसरा होता है। ओपन रिपेयर जो है इसमें सिंपली ये होता है कि हमने ओपन रिपेयर मतलब कि पूरा पेट खोलना है, उसमें एनोरिज्म हमें मिलेगा, उसको हमने रिपेयर करना है पेट खोल के। तो दिस इज़ ओपन रिपेयर। तो हम क्या करेंगे, देखें कि लेप्रोटमी परफॉर्म करेंगे, मिड लाइन इंसिजन देंगे। फिर हम क्या करेंगे, एनोरिज्म को देखेंगे। एनोरिज्म हमें नज़र आ जाएगा पेट खोलने के बाद, लेप्रोटमी करने के बाद, मिड लाइन इंसिजन के बाद जब हमें एनोरिज्म नज़र आएगा तो हम क्या करेंगे, उसके दोनों एंड्स ऊपर और नीचे से लाइगेट कर देंगे। ठीक है। वास्कुलर क्लैम्प्स जो हैं वो हम अप्लाई कर देंगे अपर एंड लोअर लिमिट ऑफ एनोरिज्म सैक की। जब हमें मिल जाएंगे उसके ऊपर हमने वास्कुलर क्लैम्प्स लगा देने हैं। फिर हमने क्या किया कि एनोरिज्म को खोला, यहाँ से दरमियान से जो ब्लू कलर की मैंने इंसिजन दी है, इससे मैंने उसको लॉन्गिट्यूडनली ओपन किया एनोरिज्म को। और फिर जब वो खुल गया तो मैंने क्या किया कि उस एनोरिज्म वाले सैक को निकाला जो अंदर बना हुआ था, और उसकी जगह मैंने क्या लगा दिया, एक ग्राफ्ट लगा दिया जिसको कहते हैं प्रोस्थेटिक ग्राफ्ट। फिर मैंने क्या किया, वो ग्राफ्ट लगा के उस सैक को बंद किया ऊपर से। ठीक है। और जो है मेरा प्रोसीजर कंप्लीट हो गया, मैंने उसको बंद कर दिया। ठीक हो गया। तो एज यू कैन सी इन दिस पिक्चर अगेन, जो मैंने आपको बात बताई, ये आपके पास इंफ्रारीनल एओर्टिक एनोरिज्म बना हुआ है, जहाँ पे वो एओर्टा जो है वो रीनल आर्टरीज दे चुका है, उसके बाद एनोरिज्म बना हुआ है। सो एज यू कैन सी हियर, हमने क्या किया, फिर इसके अपर एंड लोअर लिमिट को आइडेंटिफाई किया मिड लाइन इंसिजन देने के बाद, उनको हमने आइडेंटिफाई करके वास्कुलर क्लैम्प्स अपर एंड लोअर लिमिट पे लगा दिए, उससे वो बंद हो गया। अब मैंने क्या किया, वो क्लैम्प्स लगाने के बाद मैंने उसका सैक खोला है, जैसे ये आपको येलो कलर का नज़र आ रहा है अंदर से, दिस इज़ एनोरिज्म सैक, उसको मैंने खोला है और अंदर से उस वाले हिस्से को रिप्लेस कर दिया जहाँ पे एनोरिज्म बना हुआ था विद अ प्रोस्थेटिक ग्राफ्ट। अब क्या होगा, अब जो ब्लड सप्लाई है, जो ब्लड गुजरेगा वो ऐसे गुजरेगा। ठीक है। इस ग्राफ्ट के अंदर से गुजरेगा, ना कि उस सैक में से। फिर अंदर जब प्रोस्थेटिक ग्राफ्ट मैंने लगा दिया तो अब मैंने क्या किया कि ग्राफ्ट लगाने के बाद उसको ऊपर से जो है सैक को बंद कर दिया। ठीक है। तो इस तरह से क्या होगा, वो एनोरिज्म भी ठीक हो जाएगा, जो प्रेशर इफेक्ट्स दे रहा था इर्द गिर्द, उसकी वो जो फूला हुआ था वो भी ख़त्म हो गया, और अंदर से एक पाथवे बन गया जिसमें से ब्लड ने गुजरना है। सो दिस इज़ नोन एज ओपन रिपेयर, जिसमें हम ओपन करते हैं एब्डोमेन को और फिर हम सारा कुछ करते हैं। दूसरा होता है कि जो हम नहीं चाहते कि हम उस बेचारे का पेट खोलें, तो हम क्या करें, उसकी एंडोवास्कुलर एनोरिज्म रिपेयर करें। इसमें हम क्या करते हैं, सिंपली कि जस्ट लाइक हमारा वो होता था ना, जो हम करते थे, आपका ग्राफ्ट प्लेस करते थे स्टेंट बैलून वाला हार्ट के अंदर कोरोनरी आर्टरीज में थ्रू द पेरिफेरल वेजल्स, इसी तरह यहाँ पे भी हम क्या करेंगे, फेमरल आर्टरी के थ्रू। ठीक है। फेमरल आर्टरी के थ्रू हम एक स्टेंट ग्राफ्ट जो है उसको पास करेंगे और उसको जहाँ पे एनोरिज्म की साइड होगी वहाँ पर भेज देंगे। ठीक है। तो एंडोवास्कुलर एनोरिज्म रिपेयर, जिसमें क्या करते हैं, स्टेंट ग्राफ्ट इनसाइड द एनोरिज्म थ्रू द फेमरल आर्टरी। ठीक है। तो ऑब्वियसली ये एक नॉन इन्वेसिव प्रोसीजर है, इतना ज़्यादा इन्वेसिव नहीं है जैसे वहाँ पे था, हमने सारा पेट खोला था। तो यहाँ पे आपको नज़र आ रहा है कि ये फेमरल आर्टरी के थ्रू हमने जो है ना इसको यहाँ पे पास कर दिया और ये ग्राफ्ट अंदर जाके प्लेस हो गया। हमें कोई
इंसिजन देने की और ओपन करने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। एंड यू कैन सी हियर कि एंडोवास्कुलर जो है ग्राफ्ट रिपेयर हो गया हमारा। सो वी हैव टू ऑप्शंस टू ट्रीट दिस। समझ आ गई कि किस तरह से हमने एब्डोमिनल एनेरिज्म्स को ट्रीट करना है। 2 तरह के प्रोसीजर्स हैं अर्ली रिससिटेशन करने के बाद। देन इज़ पोप्लीटियल एनेरिज्म। पोप्लीटियल एनेरिज्म से समझ आती है कि जो पोप्लीटियल आर्टरी होगी जो कि फेमरल आर्टरी के आगे होती है, यू नो दैट, लेग के अंदर, उसमें एनेरिज्म बन जाए, ठीक है। पेरिफेरली मोस्ट कॉमन जो हमारा एनेरिज्म होता है वो पोप्लीटियल का होता है और ज़्यादातर फ्रीक्वेंटली जो है ये बायलेटरल होता है 50% केसेस में, ठीक है। अगर किसी को हमने पोप्लीटियल एनेरिज्म पकड़ लिया है ना, तो हमने सोचना है कि इसको एब्डोमिनल एनेरिज्म के 50% चांसेस हैं। तो हमने अल्ट्रासाउंड करके पेट में भी देख लेना है कि कहीं उसको एब्डोमिनल एनेरिज्म तो नहीं है साथ साथ। अब हमें कैसे पता चलेगा कि किसी को पोप्लीटियल एनेरिज्म है? सिंपल सी बात है, देखिए टांग के पीछे आपको पता है बिहाइंड द नी जो है ना पोप्लीटियल आर्टरी होती है, ठीक है। तो बिहाइंड द नी पेशेंट कहेगा कि मेरी घुटने के पीछे ना इधर करके एक मैस सा है, बड़ा सा फूली हुई जगह है, और वो ऐसे जैसे दिल नहीं धक 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 कर रहा होता, वो भी ना ऐसे पल्सेटाइल होता है, ठीक है। बड़ा होता है छोटा होता है, बड़ा होता है छोटा होता है, विद पल्स आएगी तो ऐसे फूलेगा, पल्स जाएगी तो वो दोबारा उसने अपनी स्टेट में चल जाएगा। तो पल्सेटाइल सा मैस होगा बिहाइंड द नी। अब वो सिम्टम्स के साथ भी हो सकता है, सिम्टम्स के बगैर भी हो सकता है। सिम्टम्स उसके जो है कॉम्प्लिकेशंस की वजह से आते हैं। अगर पेशेंट जो है वो हम देखते हैं कि उसके अंदर एम्बोलिस बन गया है या उसके अंदर थ्रोम्बस फॉर्मेशन हो गई है, तो अगेन हमने यही सोचना है कि अब इसके अंदर लिम्ब लॉस का खतरा है और हमने इसको जल्दी जल्दी रिमूव करना है। तो इसको हम किस तरह से कंफर्म करते हैं? जब हमें ये पल्सेटाइल मास बिहाइंड नहीं मिलता है तो हम डुप्लेक्स अल्ट्रासाउंड करते हैं, सीटी एंजियोग्राम करते हैं। उससे हमें एक्यूरेट एक तो पता भी चल जाता है कि ये एनेरिज्म है और ये यहाँ पे थ्रोम्बस है, एम्बुलस है, वो भी हमें नज़र आ जाते हैं जहाँ पे आर्टरी ब्लॉक होगी। डायग्नोसिस, क्लिनिकल एग्जामिनेशन, अल्ट्रासाउंड, सीटी, एमआरआई। अब वही चीज़ आ जाती है, एसिम्प्टोमेटिक हो सकता है और सिम्प्टोमेटिक हो सकता है। और दूसरी चीज़ जो हमने देखनी होती है एनेरिज्म्स के केस में, उनका साइज़ होता है, ठीक है। जैसे वो हमने एब्डोमिनल एनेरिज्म देखा था, हमने देखा था कि 5.5 सेंटीमीटर से बड़ा होगा मेल्स में या 5 सेंटीमीटर से बड़ा होगा फीमेल्स में, तब हमने सर्जरी करनी है। और उससे पहले पहले हमने ऑब्जर्व करते रहना है कि कहीं उसका साइज़ तो नहीं बड़ा हो रहा, ठीक है। ये सिम्टोमेटिक होगा तो सर्जरी करेंगे, सिम्टम्स पेशेंट को तंग करेंगे तो सर्जरी करेंगे, अदरवाइज़ नहीं, अदरवाइज़ हम मेडिकेशन से ठीक करेंगे उसको। तो अब एसिम्प्टोमेटिक जो है उसको हमें एक्चुअली रिपेयर यहाँ पे करना है इफ़ इट एक्सीड्स 2.5 सेंटीमीटर इन डायमीटर या उसके अंदर थ्रोम्बस है, ठीक है। तो थ्रोम्बस है या उसका 2.5 सेंटीमीटर से बढ़ गया है लेकिन वो एसिम्प्टोमेटिक है, तो हमने उसको फ्यूचर कॉम्प्लिकेशंस को प्रिवेंट करने के लिए उसका हमने ट्रीटमेंट कर देना है। जिसमें हम क्या करेंगे, उसी तरह जैसे हमने पीछे किया था एब्डोमिनल एनेरिज्म में, पोप्लीटियल आर्टरी को पकड़ा, जहाँ पे एनेरिज्म बना हुआ था उसके अपर एंड लोअर लिमिट्स को आइडेंटिफाई किया और वहाँ पे हमने क्लैम्प्स लगा दिए, ठीक है, लाइगेट कर दिया। और फिर हमने क्या किया, ग्राफ्ट प्लेस कर दिया कि अब यहाँ पे तो हमने क्लैम्प्स लगा दिए हैं, तो अब जो ब्लड ऊपर से आना था वो किधर जाएगा? हमने ऐसा ग्राफ्ट लगाना है कि ये बाईपास करके यहाँ से ब्लड लेके आए ऑपोजिट साइड से। तो उसके लिए हम जो है वो लॉन्ग सेफनस वेन का ग्राफ्ट यूज़ कर सकते हैं और ऑल्टरनेटिवली हम इनले प्रोस्थेटिक ग्राफ्ट जो है वो प्लेस कर देंगे। ये तो मैंने बताया ना आउटले जो बाहर से हम बनाते हैं, एक होता है इनले जो अंदर बनाते हैं, जैसे हमने पीछे एनेरिज्म के केस में देखा था जो वेसल के अंदर होगा। तो इनले ग्राफ्ट भी हो सकता है और आउटले ग्राफ्ट भी हो सकता है। अगर उसको जो है वो एक्यूट थ्रोम्बोसिस की कंप्लेन है, जिसमें पेशेंट ऑब्वियसली एक्यूट थ्रोम्बोसिस में पेन के साथ आ रहा होगा, तो हमने उसको थ्रोम्बोलाइसिस करनी है, इन विच वी हैव द थ्रोम्बोलाइसिस टीपीए के थ्रू। और फिर हम क्या करते हैं, उसको निकालते हैं और फिर बाईपास कर देते हैं, ठीक है। ये आपको नज़र आ रही है टांग, इसमें पोप्लीटियल एनेरिज्म बने हुए हैं, हमने ऊपर लोअर को क्लैम्प कर दिया, ये वाला रास्ता बंद हो गया तो हमने ऑपोजिट साइड से एक रास्ता बना दिया। दिस इज़ द पोप्लीटियल एनेरिज्म बाईपास ग्राफ्ट।
इनले भी हो सकता है और इस तरह से बाहर भी हो सकता है। ठीक हो गया। सो दिस इज़ अ थोरेसिक एओर्टा और इसका जो एनेरिज्म बनेगा इसको कहेंगे थोरेसिक एनेरिज्म। और दिस इज़ द एब्डोमिनल एओर्टा, इसका जो एनेरिज्म बनेगा उसको एब्डोमिनल एनेरिज्म कहेंगे। ये उन्होंने पार्ट्स दिखाए हुए हैं हमारे एओर्टा के कि सबसे पहले वी हैव द एओर्टिक रूट होती है, फिर वी हैव द एओर्टिक असेंडिंग एओर्टा, फिर एओर्टिक आर्च होती है और फिर डिसेंडिंग एओर्टा होता है। एनेरिज्म थोरेसिक अगर हो तो उसके क्या सिम्टम्स हो सकते हैं? चेस्ट पेन, बैक पेन, हॉर्सनेस अगर वो लेरेंजियल नर्व को कंप्रेस कर रही है, कफ हो सकती है, शॉर्टनेस ऑफ ब्रेथ हो सकती है, एंड मैनी आर एसिम्टोमेटिक। कॉम्प्लिकेशंस क्या है? मतलब एसिम्टोमेटिक मतलब हम चेस्ट एक्सरे कर रहे थे तो हमें एक्सीडेंटली जो है वो इंसिडेंटली फाइंडिंग मिल गई। कॉम्प्लिकेशंस क्या हो सकती हैं? एओर्टिक डायसेक्शन हो सकती है, मायोकार्डियल इन्फार्क्शन हो सकता है, स्ट्रोक हो सकता है, हार्ट फेलियर हो सकता है, क्योंकि इसमें थ्रोम्बस बनने के बहुत ज़्यादा चांसेस हैं ड्यू टू स्टेसिस ऑफ ब्लड। तो ऑब्वियसली हार्ट अटैक और स्ट्रोक के चांसेस होंगे। इसके जो है रिस्क फैक्टर्स हैं, एज ज़्यादा हो जाए स्मोकिंग की वजह से, मेल्स के अंदर ज़्यादा है, डायबिटीज़ वाले लोगों में ज़्यादा है, जेनेटिक फैक्टर्स, फैमिली हिस्ट्री, हाई कोलेस्ट्रॉल, हाई ब्लड प्रेशर। मैनेजमेंट का थोड़ा वैसे हमने देख भी लिया, लेकिन यहाँ पे थोड़ा सा हम देख लेते हैं कि अगर 4 to 4.9 सेंटीमीटर का असेंडिंग एओर्टा का एनेरिज्म है तो मेडिकल मैनेजमेंट हम करते हैं। ठीक है। और अगर हमारा एनेरिज्म जो है वो है तो असेंडिंग एओर्टा का, लेकिन 4 to 4.9 सेंटीमीटर का ही है, मतलब सेम लाइक दिस, लेकिन उसके साथ साथ सिम्टम्स आना शुरू हो गए हैं, चेस्ट पेन, फैमिली हिस्ट्री भी है, और स्पीयर जो है कनेक्टिव टिश्यू जो है डिजीज़ भी है लाइक मार्फन सिंड्रोम, और एओर्टिक वॉल्व की भी कोई डिजीज़ मतलब एसोसिएटेड प्रॉब्लम्स भी चल रही हैं और सिम्टम्स भी आ रहे हैं, तो हम प्रोफिलेक्टिकली सर्जरी जो रिकमेंड कर देते हैं। ठीक है। और अगर उसका साइज़ वैसे ही बढ़ गया है 5.5 सेंटीमीटर से बड़ा, तो उसका रप्चर होने से पहले पहले प्रोफिलेक्टिक हम सर्जरी करवा देंगे। ठीक है। तो सर्जरी जो है उसका हमने कब रिकमेंड करते हैं? जब लो बैक पेन और एब्डोमिनल पेन हो ड्यू टू एनेरिज्म, मतलब इससे लग रहा है कि पेन शुरू हो गया, मतलब ये प्रेशर बहुत ज़्यादा कॉज कर रहा है एंड इट कैन रप्चर नाउ। और उसका साइज़ जो है 5.5 सेंटीमीटर इन मेल्स बढ़ जाए और 5 सेंटीमीटर इन फीमेल से ज़्यादा हो जाए, और ग्रोथ उसकी जो है 1 साल में 5 मिलीमीटर से बढ़ ज़्यादा हो रही है, और उसका जो पहला सेगमेंट था उससे अब वाला जो डायमीटर है वो 200% लार्जर हो गया है। एम्बोलिक एपिसोड शुरू हो गए हैं यहाँ पर, साथ में जो है इलियक आर्टरीज़ के भी एनोरिज्म्स हैं, मतलब एक से ज़्यादा जगह पे एनोरिज्म्स हैं। सो वी विल डू सर्जरी इन दीज केसेस। So these pictures are showing you the endovascular stent graft repair in the abdominal aneurysm like this. So इसका जो आंसर होगा फर्स्ट ऑफ ऑल पल्सेटिंग मैस जो है ना अम्बिलिकस के लेवल पे एब्डोमिनल एग्जामिनेशन में मिला, तो दिस इज़ एब्डोमिनल एओर्टिक एनेरिज्म। क्लासिफिकेशन आप कैसे लिखेंगे कि ऑन द बेसिस ऑफ शेप इसको क्लासीफाई करते हैं। सेक्युलर एनेरिज्म हो सकता है या फ्यूजिफॉर्म एनेरिज्म हो सकता है। ठीक है। सेक्युलर जो होता है ना वो ऐसे इस तरह से होता है कि एक साइड पे होता है, मतलब ऐसे बना होता है। ठीक है। एक साइड का एनेरिज्म होता है। सेक्युलर हैविंग लार्ज स्फेरिकल आउटपोचिंग होती है। ठीक हो गया। और ये एसिमेट्रिक होता है, मतलब एक साइड ऑफ एओर्टा के ऊपर होते हैं, तो इसको हम कहते हैं सेक्युलर एनेरिज्म। ठीक हो गया। और ये मोस्टली ना इंजरी या एओर्टिक अल्सर की वजह से बनते हैं। दूसरा इसका होता है फ्यूजिफॉर्म। फ्यूजिफॉर्म में क्या होगा, दोनों साइड्स पे होंगे, जो हम पढ़ते होते हैं ना फ्यूजिफॉर्म ऐसे करके। ठीक है। फ्यूजिफॉर्म टेपरिंग हो एट बोथ सेंड होंगे, स्पिंडल शेप डायलेटेशन होती है, उसको फ्यूजिफॉर्म कहते हैं। ठीक है। तो जो हमारे पास सेक्युलर था, मैं अगेन बना देती हूँ। सेक्युलर आपका जो है वो एक साइड पे होगा, ऐसे करके सैक बना होगा। ठीक है। दिस इज सेक्युलर एनोरिज्म। और अगर वो फ्यूजिफॉर्म है, मतलब ऐसे करके है, स्पिंडल शेप्ड है, तो दिस इज फ्यूजिफॉर्म। सिलेंड्रिकल जो होता है वो सिलेंडर की तरह होता है, ऐसे करके। ठीक है। सिलेंड्रिकल इसकी शेप हो गई। और पैरेलल होती हैं ना बिल्कुल, मतलब दोनों साइड्स पैरेलल होती हैं, ऐसे पैरेलल। ठीक है। और इसके अलावा जो है सरपेंटाइन लाइक भी एनोरिज्म्स हो सकते हैं, जो सांप की तरह होते हैं ऐसे करके। ठीक है। तो ये सरपेंटाइन है, ये वेरिकोज भी इनको कहते हैं। और एक होते हैं रेसिमोज या क्रीक सर्कॉइड। ठीक है। जिसमें इंटरकनेक्टिंग वेन्स इंटरकनेक्टिंग होती हैं।
ठीक है। तो ये हमारे पास है सैक्युलर एनेरिज्म्स, फ्यूसिफॉर्म एनेरिज्म्स, सिलेंड्रिकल एनेरिज्म्स, सर्पेंटाइन एनेरिज्म्स, रेसिमोस या फिर सर्कॉइड जो है ना एनेरिज्म्स। ठीक हो गया। उसके बाद कहते हैं ऑन द बेसिस ऑफ कॉन्स्टिट्यूएंट्स, अगर उसमें सिर्फ एक तीनों वॉल्स होंगी आर्टरी की, इंटिमा, मीडिया, एडवेंटिशिया, तो वो ट्रू एनेरिज्म्स होंगे। और अगर वो हमारे पास जो है वो तीनों वॉल्स नहीं है और सूडो एनेरिज्म है, ठीक है, तो उसको कहेंगे फॉल्स एनेरिज्म। तो ये ऑन द बेसिस ऑफ हमारी होगी कॉन्स्टिट्यूएंट्स एंड ऑन द बेसिस ऑफ शेप्स जो है ना हमारी एनेरिज्म्स की क्लासेस। ठीक हो गया। उसके बाद इसके अलावा जो है इसकी क्लासिफिकेशन होती है क्रॉफोर्ड क्लासिफिकेशन। ठीक है, क्रॉफोर्ड क्लासिफिकेशन। ठीक है, ये मैंने आपको एओर्टा बना के दिखाया है। इसमें सबसे पहले वी हैव द असेंडिंग एओर्टा, फिर आर्च ऑफ एओर्टा, फिर डिसेंडिंग एओर्टा। ये जो है ये सब क्लेवियन वेन है, सब क्लेवियन आर्टरी है सॉरी। और ये जो है 6 इंटरकॉस्टल स्पेस है और ये 12th इंटरकॉस्टल स्पेस है। और नीचे किडनीज बनाई हुई हैं जहाँ पे रीनल आर्टरीज जा रही हैं और नीचे एओर्टा डिवाइड कर रहा है। ठीक है, अब हमने जो है इसकी क्लासिफिकेशन करनी है, क्रॉफोर्ड क्लासिफिकेशन जो एनेरिज्म की होती है, थोरैको एब्डोमिनल एनेरिज्म की। ठीक है, अगर हमारा एनेरिज्म जो है वो डिसेंडिंग थोरेसिक एओर्टा को मोस्टली इन्वॉल्व कर रहा है, जहाँ पे सब क्लेवियन आर्टरी शुरू हो रही है वहाँ से लेके सुप्रा रीनल एब्डोमिनल एओर्टा, मतलब यहाँ से लेकर, ठीक है मैं ब्लैक से ही ड्रॉ करती हूँ, ब्लैक से, ठीक है, सब ये जो सब क्लेवियन आर्टरी है यहाँ से लेकर अगर हमारा जो है वो यहाँ किडनी से पहले पहले तक है, सुप्रा रीनल पार्ट तक है, तो दिस इज़ टाइप 1। ठीक है, टाइप 1 सब क्लेवियन से लेके सुप्रा रीनल एब्डोमिनल एओर्टा तक। ठीक है, टाइप 2 क्या होगी, जिसमें लेफ़्ट सब क्लेवियन आर्टरी से लेके एओर्टिक बायफर्केशन तक होगा, मतलब वही सब क्लेवियन आर्टरी तो है लेकिन जो हमारी एओर्टिक बायफर्केशन है मतलब यहाँ तक, ये थोड़ा लंबा हो जाएगा, दिस इज़ टाइप 2। ठीक है, जहाँ पे एओर्टा जो है वो डिवाइड कर रहा है यहाँ तक, दिस इज़ टाइप 2। उसके बाद जो है टाइप 3 क्या होती है, जिसमें 6 इंटरकॉस्टल स्पेस से लेके एओर्टो इलियक बायफर्केशन तक। ठीक है, तो 6 से लेके यहाँ तक अब बायफर्केशन तक होगी तो ये टाइप 3 होगी। और अगर 12 से लेके बायफर्केशन तक होगी तो ये टाइप 4 होगी। ठीक है, तो पहली क्या है, सब क्लेवियन आर्टरी से लेके सुप्रारीनल एब्डोमिनल एओर्टा तक। टाइप 2 क्या है, जिसमें सब क्लेवियन आर्टरी से लेके बायफर्केशन तक। थर्ड टाइप क्या है, जिसमें जो है 6 इंटरकॉस्टल स्पेस से लेके बायफर्केशन तक। और फिर टाइप 4 क्या है, जिसमें 12th इंटरकॉस्टल स्पेस से लेके बायफर्केशन तक। ठीक है, सो दिस इज़ known as Crawford classification of thoracoabdominal aneurysm। तो क्लासिफिकेशन की समझ आई किस तरह से करनी है, ऑन द बेसिस ऑफ शेप, ऑन द बेसिस ऑफ द कॉन्स्टिट्यूएंट्स। ठीक है, ऑन द बेसिस ऑफ द जो है हमारी क्रॉफोर्ड क्लासिफिकेशन साइट, ऑन द बेसिस ऑफ कॉजेज़। ठीक है, हम करते हैं कि ये ट्रॉमेटिक हो सकता है, थ्रोम्बोसिस जैसे कॉलेजन डिजीज़ की वजह से जो है ये हो सकता है। इसके अलावा माइकोटिक या इन्फेक्टिव कॉजेज़ की वजह से भी हो सकता है। ठीक हो गया। उसके बाद आता है कि व्हाट इज़ द इंडिकेशंस ऑफ सर्जरी। तो सर्जरी हम कब करते हैं, मैंने आपको बताया जब सिम्टोमेटिक होती है एब्डोमिनल या बैक पेन और एविडेंस हो एम्बोलाइजेशन का या रप्चर का। फिर प्रोग्रेसिव एओर्टिक वाल्व इंसफिशेंसी होना शुरू हो गई है, डायामीटर 5.5 सेंटीमीटर से बढ़ गया है, या उसका जो है पहले 6 मंथ्स के अंदर अंदर जो साइज़ है वो 0.5 सेंटीमीटर से ज़्यादा बढ़ा है, मतलब एक्यूट इन्लार्जमेंट हुई है उसकी, या मार्फन रिलेटेड एनेरिज्म है, तो इन केसेस में हमने सर्जरी करनी है। इन्वेस्टिगेशंस हमारी क्या होती हैं, अब जो नेक्स्ट वाला है उसमें उन्होंने पूछा हुआ 65 ईयर्स ओल्ड डायग्नोज टू हैव, उन्होंने खुद ही बताया पल्सेटाइल मास है 6 सेंटीमीटर डायमीटर इन द एब्डोमेन, और अब इमरजेंसी में आ गया और कोलैप्स हो गया था, सडन सीवियर पेन इन एब्डोमेन, ऑन एग्जामिनेशन शॉक में अटेंडर राइट एब्डोमेन। तो दिस इज़ क्लिनिकल जो हमारे पास है इसकी, दिस इज़ रप्चर्ड एब्डोमिनल एओर्टिक एनेरिज्म, नॉट अ सिंपल एनेरिज्म, क्योंकि पेशेंट शॉक में है, सब कुछ रप्चर्ड हो गया। मैनेजमेंट हम कैसे करेंगे, सबसे पहले इन्वेस्टिगेशंस करेंगे जिसमें चेस्ट एक्सरे, सीटी स्कैन है, इको कार्डियोग्राफी, ब्लड ग्रुपिंग है, और आर्टियोग्राफी है, ईसीजी है, सीटी एमआरआई है, अल्ट्रासाउंड एब्डोमेन, प्लेन एब्डोमिनल एक्सरे है, ट्रांसथोरेसिक ट्रांस इसोफेजियल इकोकार्डियोग्राफी है। ये सारी हमारी इन्वेस्टिगेशंस होती हैं। ट्रीटमेंट हम कैसे करेंगे, आपने 2 तरह से लिखना है कि इमीडिएटली हमने सबसे पहले डायग्नोस करना है और फिर रिससिटेशन करनी है।
जिसमें ऑक्सीजन इनहेलेशन, आईवी फ्लूइड्स, वाइटल मॉनिटरिंग्स, क्रॉस मैच ब्लड एंड ट्रांसफ्यूज़। और हमने जो है इसको जो है सिस्टोलिक ब्लड प्रेशर उसका इतना ज़्यादा नहीं करना, परमिसिव हाइपोटेंशन में पेशेंट को रखना है ताकि उसका ज़्यादा से ज़्यादा ब्लड लॉस ना हो, ठीक है, क्योंकि जितना प्रेशर ज़्यादा होगा उतना ज़्यादा ब्लड लॉस होगा। तो उसको जो है ना इस तरह से हमने करना है, कैथेटराइज़ करना है पेशेंट को और ऑपरेशन थिएटर ले जाना है, ठीक है। फिर हमने क्या करना है कि क्योंकि ये एब्डोमिनल जो है एन्यूरिज्म है, तो इस केस में ओपन रिपेयर भी कर सकते हैं और लेप्रोस्कोपिकली या एंडोवास्कुलर एन्यूरिज्म रिपेयर भी कर सकते हैं। उनके हमने देख लिया है कि किस तरह से हम करते हैं ठीक है। तो इस तरह से जो है ये इसका होगा अटेम्प्ट क्वेश्चन। उसके बाद नेक्स्ट वाला देखें, 60 ईयर्स ओल्ड हाइपरटेंसिव मेल इमरजेंसी में आया 2 आवर्स, हिस्ट्री ऑफ सडन ऑनसेट ऑफ सीवियर एब्डोमिनल पेन एंड बैक, पल्स उसकी 120 है, बीपी उसका ड्रॉप हुआ है बहुत ज़्यादा, मतलब शॉक में है, टेंडर पल्सेटाइल मास इन अपर एब्डोमेन। तो दिस इज़ रप्चर्ड एब्डोमिनल एओर्टिक एन्यूरिज्म, क्योंकि पेशेंट का शॉक स्टेट है। आउटलाइन द मैनेजमेंट प्लान वो हमने डिस्कस कर लिया है, किस तरह से हम इसको मैनेज करते हैं। अर्ली डायग्नोसिस, अर्ली रिससिटेशन और ओपन रिपेयर, और इसके अलावा जो है एंडोवास्कुलर एन्यूरिज्म रिपेयर। इस केस में तो हमने सर्जरी करनी है, ये नहीं सोचना सिम्टोमेटिक है, एसिम्टोमेटिक है, उसका साइज़ कितना है, इसमें तो आपने सर्जरी करनी है, इन्वेस्टिगेशन आप कर लेंगे, ठीक है। तो दिस इज़ हाउ वी अटेम्प्ट दीज क्वेश्चंस। अब नेक्स्ट पार्ट से हम करते हैं एओर्टिक डायसेक्शन और उसका यूक्यू सॉल्व करते हैं।